8 करते हैं, बैच कोस्टिंग को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या लिखा है भाई? वंडर लिमिटेड हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट पर एनम एज इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी। ठीक है भाई, 1,20,000 यूनिट का हमारा कैपेसिटी है। द प्रोडक्शन कॉस्ट आर एज अंडर। डायरेक्ट मटेरियल 90 रुपये पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 60 रुपये पर यूनिट लगेगा। ओवरहेड का क्या स्टेटस है भाई? फिक्स्ड ओवरहेड लगेगा 30,000 पर एनम, और वेरिएबल ओवरहेड का क्या है? 100 पर यूनिट। ठीक है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड का क्या है? 20 लाख पर एनम अप टू, क्या लिखा है भाई? ध्यान से, सेमी वेरिएबल स्पेशल केस बनेगा, देखना आप। 20 लाख पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी, 50% कैपेसिटी तक काम करेंगे तो 20 लाख पर एनम, ध्यान से 20 लाख पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ₹4 लाख फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। मतलब अगर 25% आपकी कैपेसिटी बढ़ी या उसका पार्ट भी बढ़ा तो 4 लाख रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप 50% कैपेसिटी पर काम करते हैं तो आपके लगने हैं 20 लाख पर एनम। ठीक है, अगर आप 60 पर करते हैं तो 4 लाख एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 70 पर यही बस 4 लाख लगेंगे, 75 तक यही 4 लाख, क्योंकि 25% तक 4 लाख ही लगने हैं। अगर 76% भी हो गया, मतलब अगर 25% से 1% भी ज़्यादा बढ़ गया तो 4 लाख का खर्चा और बढ़ जाएगा, 28 लाख पर एनम हो जाएगा, ये है ना, ऐसा कुछ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? द प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक्स। भाई स्टॉक्स नहीं करते हैं हम, बस जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हम ऑर्डर देते हैं, है ना। मतलब प्रोडक्शन ऐसे समझ लो, हम प्रोडक्शन उन्हीं के लिए करते हैं जो हमारे पास ऑर्डर आते हैं, स्टॉक करने के लिए हम प्रोडक्शन नहीं करते, है ना। जब कोई ऑर्डर देगा तो हम प्रोडक्शन करेंगे, है ना, ऐसा। इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज एज इंडिकेटेड बिलो एंड द मैनेजमेंट डिजायर्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹20 lakhs फॉर द ईयर। मैनेजमेंट को क्या चाहिए भैया? प्रॉफिट चाहिए 20 लाख का। ठीक है, वर्कआउट दी, क्या निकालना है? एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड। एवरेज सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करना है, यह ध्यान में रखते हुए कि 20 लाख का प्रॉफिट आपको कमाना है। और आपका प्रोडक्शन प्रोग्राम क्या है भैया? ये नीचे दिया है। फर्स्ट 3 मंथ में हम 50% कैपेसिटी पर काम करेंगे, रिमेनिंग 9 मंथ में हम 80% कैपेसिटी पर काम करेंगे। लिखा है इग्नोर एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब दिए ही नहीं है तो वैसे भी इग्नोर ही करेंगे, दिए होते तो सोचते। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखते हैं। ओवरहेड वाला पॉइंट अच्छा है, बाकी तो क्या ही है यार, है ना। तो भाई आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर पर। ठीक है, हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक 3 मंथ का और एक 9 मंथ का, और फिर सारे खर्चों को ऐड करना होगा। तो आसान है, देखो भाई, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, देखिए क्या है, फर्स्ट 3 मंथ, नेक्स्ट 9 मंथ। आप कैलकुलेटर हाथ में रख कर बैठेंगे तो बहुत बढ़िया आएगा क्वेश्चन करने में, मज़ा है ना, ऐसा लगेगा जैसे हम ही ने पूरा सॉल्व करा है। ठीक है, देखना, टोटल आपको 1,20,000 यूनिट आपकी कैपेसिटी थी। कितनी थी? 1,20,000 यूनिट आपकी कैपेसिटी थी। ठीक है, ये 12 महीनों की थी, ये 12 महीनों की थी। आपने स्टार्टिंग के 3 महीने कितनी % कैपेसिटी पर काम करा है बताइए? इसमें लिखा है 50% पर। ठीक है, 50% पर। बाद के 9 मंथ में 80% पर। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखते हैं अपन, 1,20,000 यूनिट पूरी कैपेसिटी थी, इसका 50% कितना हुआ? 60,000 यूनिट। और 50% कैपेसिटी पर हमने काम करा है 3 महीने तक, तो 3 महीने डिवाइड बाय 12 महीने कितना आएगा? कर लो आप कैलसी पर। 1,20,000 का 50% 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 मंथ, ये आ गया आपका 15,000 यूनिट। ठीक बात है, ये आ गया आपका 15,000 यूनिट। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ पर हमने 50% कैपेसिटी पर काम करा, तो पहले हमने लिख लिया कि भाई 50% कैपेसिटी मतलब हम 60,000 यूनिट पर एनम हम वाली कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। वैसे तो हमारी कैपेसिटी 1,20,000 है, पर हम 50% पर काम कर रहे हैं, मतलब 60,000 पर एनम कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। तो मतलब 60,000 हो गया 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना? 15,000, है ना। अब
रिमेनिंग 9 मंथ में हमने 80% कैपेसिटी पर काम करा, तो क्या होगा, क्या करेंगे हम, 1,20,000 और उसका 80% निकल जाएगा। इतने पर हमने काम करा, कितने महीनों तक, 9 मंथ तक, तो 9 डिवाइड बाई 12, ऐसा करके आप देखिए तो आपके आ जाएंगे 72,000 यूनिट्स। ठीक है, टोटल हो जाएंगे 87,000 यूनिट्स। तो बड़ी आसानी से हमने क्या करा है, यूनिट्स निकाल लिए हैं स्टार्टिंग के 3 मंथ के और नेक्स्ट 9 मंथ के, है ना। यहाँ हम 50% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम 80% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा और डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा, तो दोनों की कॉस्ट पर यूनिट दी है। जैसे देख लो आप कहाँ दी है, 90 रुपये पर यूनिट दिया है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो ठीक है, 15,000 इंटू 90 कितना आएगा, 15,000 इंटू 90 कितना आ रहा है, 13,50,000 ये आ गया। और 72,000 इंटू 90 कितना आ रहा है, 64,80,000। दोनों को टोटल करिए तो आ जाएगा 78,30,000। ऐसी डायरेक्ट लेबर कितना दिया है पर यूनिट, 60 पर यूनिट, तो 15,000 इंटू 60 करेंगे तो 9 लाख आ जाएगा। 72,000 इंटू 60 करेंगे तो 43,20,000 आ जाएगा। तो इन टोटल हो जाएगा आपका 52,20,000। अब बात आती है ओवरहेड की, अलर्ट हो जाइए। ओवरहेड उन्होंने कहा था 20 लाख रुपए, नहीं सॉरी 30 लाख पर एनम, 30 लाख पर एनम। तो इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे, स्टार्टिंग के 3 मंथ और बाद के 12 महीने। तो 30 लाख हैं 12 महीनों के, तो स्टार्टिंग के 3 महीने के कितने होंगे, 30 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 3, ये हो जाएंगे 7,50,000। और बचे हुए 9 मंथ के कहलाएंगे, है ना। चेक करते हैं, आइए देखो, ये 7,50,000 बचे 22,50,000 9 मंथ के, टोटल हो गए 30 लाख। वेरिएबल का क्या है भैया, उन्होंने कहा था वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे 100 पर यूनिट, तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। 15,000 इंटू 100 कितना आएगा, 15 लाख। 72,000 इंटू 100 कितना आएगा, 72 लाख। ठीक है, डन। अब क्या करना है भाई, अच्छा ये 1 सेकंड को ना, 72,000 इंटू 100, हाँ ठीक है 72 लाख आ रहा है, ओके। टोटल हो जाएगा 87 लैक्स। मज़ेदार कॉन्सेप्ट अब देखने वाले हम, सेमी वेरिएबल। ठीक है, सेमी वेरिएबल कैसे करेंगे भाई, सेमी वेरिएबल उन्होंने कहा था 50% कैपेसिटी तक तो रहेगा कितना आपका, वही रहेगा कितना, 20 लाख, है ना। तो इसका कैलकुलेशन करके बता देता हूँ आपको। आप बताओ स्टार्टिंग के 3 महीने में, स्टार्टिंग के 3 महीने में देखना, शुरुआत के 3 महीने तक आपने 50% कैपेसिटी पर काम करा, ठीक बात है। तो इसका मतलब आपका सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितना होना चाहिए, 20 लाख पर एनम, ठीक बात है, 20 लाख पर एनम। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो बढ़ेगा, तो 20 लाख तो पर एनम का है, मतलब 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना होगा। ठीक है, 20 लाख पर एनम है स्टार्टिंग के 3 महीने तक की कैपेसिटी, तो 3 महीने का कितना होगा बताइए, 20 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 3, 5 लाख। देखो 5 लाख आ रहा होगा, ये आ रहा 5 लाख आ रहा है, ओके। फिर देखो आप बाद के 9 मंथ का क्या स्टेटस है भाई, बाद के 9 मंथ में हमने 80% कैपेसिटी पर काम करा है, तो 20 लाख तो देखो लगने ही थे, 50% तक गए, फिर 25 और बढ़ा 75 तक गए, तो 4 लाख और लग गए ये वाले। फिर अपन 80% पर जब अपन गए तो भाई 75% से तो ऊपर गए, तो उन्होंने बोला था 25% बढ़े या उसका पार्ट बढ़े, खर्चा तो 4 लाख से बढ़ेगा, तो इन टोटल कितना हो जाएगा ये 28 लाख। ठीक बात है, इन टोटल कितना हो जाएगा ये 28 लाख। 28 लाख पर एनम, 28 लाख पर एनम, तो 28 लाख 12 महीने का है, तो बताइए 9 मंथ का कितना होगा, 28 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 9, ये आ रहा है 21 लाख, तो ये आ गया आपका 21 लाख। अब पता बहुत सारे बच्चे हैं जो इस कॉन्सेप्ट में गलती करते हैं, और एक बार तो जितना मुझे याद है कॉस्ट शीट में एक बार आईसीआई ने खुद ये क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था, इसी वैरायटी का, तो शायद उन्होंने भी कुछ एरर कर रखा था, कभी कुछ कर देते हैं कभी कुछ, क्या ही बोलो इनका। तो फिलहाल यहाँ तो उन्होंने करेक्ट करा है ना। अच्छा, तो कहीं ऐसी गलती ना कर देना आप कि उठाया बोले 20 लाख हो गया शुरू के 3 महीने का, बोले शुरू के 3 महीने तक तो हमने 50% पर काम करा है, तो बोले 20 लाख हो गया 3 महीने का खर्चा, गलत। 20 लाख 1 साल का है अगर 50% कैपेसिटी पर काम करो तो,
समझ रहे हो? तो 3 महीने तक हमने 50% कैपेसिटी पर काम करा, मतलब 20 लाख पर एनम खर्चा लगना है, तो 12 महीने का हो गया, पर एनम मतलब 12 महीने, तो 3 महीने का कितना होगा, वो आया था अपने 7.5 लाख, है ना। ऐसे ही ये निकाला था अपन ने 21 लाख। ध्यान से, है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो भाई टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, यहाँ हो गई 50 लाख, यहाँ हो गई 223,50,000, तो इन टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 273,50,000, ठीक है। अब 20 लाख का प्रॉफिट कमाना है, तो 20 लाख का प्रॉफिट ऐड कर दूँ, तो आपकी सेल्स वैल्यू कितनी होनी चाहिए 293,50,000, ठीक बात है। और ये कितनी यूनिट की है, यूनिट्स क्वेश्चन में दिए थे क्या, यूनिट्स क्वेश्चन में दिए थे क्या, अपन ने निकाले होंगे ना यार, ये देखो 15,000 और 72,000 कितना आएगा 87,000, तो डिवाइड बाय कर दो 87,000, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी आ जाएगी 337.356, और यही उन्होंने पूछा था। बोलिए यारो, तो क्वेश्चन बहुत आसान था, पर प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना, आर बना लेना, रिवाइज करना, हमें एक बार इसको फिर से देखना है एग्जाम के पहले। अब आपके लिए दे रहा हूँ मैं होमवर्क, ठीक बात है। होमवर्क क्या है आपके लिए, होमवर्क में आपके लिए एक तो नवंबर 18 एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन है बैच कॉस्टिंग का, जो एग्ज़ाम में आया था, वो आप ज़रूर करें। इसके अलावा ये अपन ने करा है एर्थ के बाद आपका 9, 10 और 11, बस इतने ही हैं। तो ये नोट्स के आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं 9, 10 और 11, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सिमिलर क्वेश्चन ही है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे, ये आपको होमवर्क में करने हैं। 4 क्वेश्चन हो गए हैं ना, ठीक है। और कुछ डाउट आए तो आप पूछ लेना। वैसे देखा जाए तो अपने नोट्स में जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में वो सारे स्टडी मटेरियल के हैं, तो आंसर भी आपको इजीली मिल जाएंगे, है ना। नवंबर 18 एग्जाम में तो आप पेपर ही डाउनलोड कर लेना, सजेस्टेड डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ से आंसर भी मिल जाएगा अगर ना बने तो, ठीक है। पहले आप खुद से करना, फिर मैच करना, तो आपको पता चलेगा कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके लिए होमवर्क में, ठीक है। तो यहाँ अपना यूनिट और बैच कॉस्टिंग जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। यहाँ पर रहा आपका यूनिट और बैच। इसमें देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये चैप्टर जब एंड हुआ तो लास्ट में उन्होंने एक और हेडिंग दी है, और वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, है ना। एक जॉब कॉस्टिंग नाम का और टॉपिक है, वो टॉपिक नहीं कहना चाहिए, एक तरीके से एक छोटे सा डिस्कशन है जिस पर हम बात करेंगे। जैसे यूनिट कॉस्टिंग हमने पढ़ा, बैच कॉस्टिंग पढ़ा, तो जॉब कॉस्टिंग ऐसा मान के चलो कि हमने पढ़ ही लिया है, उसमें भी हमें कॉस्ट शीट बनाना होता है। तो मैं एक आध वीडियो और शेयर करूंगा जिसमें जॉब कॉस्टिंग के अलग से 2-4 क्वेश्चन शेयर कर दूंगा आपको, है ना। आप खुद से भी कर लेंगे तो भी आपको आराम से आ जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है ना, आपका एक चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, वहाँ पर जॉब कॉस्टिंग के 1-2 क्वेश्चन दिए होंगे, तो नॉर्मल चर्चा की गई है उस पर, तो वो चाहो तो आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो एक आध वीडियो में और शेयर कर दूंगा तो काम आपका हो जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पर बता देता हूँ जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। और जब जॉब कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे या एक आध वीडियो शेयर करूँगा तो और अच्छा लगेगा आपको, अगर ये आपने डिफरेंस देख रखा हुआ तो, है ना। देखो क्या लिखा है, जॉब कॉस्टिंग में लिखा है मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड फॉर नॉन स्टैंडर्ड एंड नॉन रिपीटेटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन एंड अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर्स। सिंपल है यार, जब आप कोई गुड्स कस्टमर की स्पेसिफिकेशन, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे, तो उस केस में उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के लिए जो मेथड लगाई जाएगी वो होती जॉब कॉस्टिंग। इसलिए उन्होंने क्या शब्द यूज़ करी, बोले नॉन स्टैंडर्ड नॉन रिपीटेटिव प्रोडक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि हम मन से बनाए जा रहे हैं और फिर बाजार में बेचेंगे, जिसको खरीदना वो खरीद लेगा। ये वैसे प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये तो नॉन स्टैंडर्ड है। जिसने जैसा बनाने को बोला वैसा हम बना के उसको सेल कर देंगे, ठीक बात है। तो कस्टमाइज प्रोडक्ट है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो जॉब कॉस्टिंग कब लगती है, जब भाई कस्टमर के हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाएंगे, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। बैच कॉस्टिंग में क्या पढ़ा अपन ने, होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दी कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन फ्लो इन लॉट्स। आप एक जैसे प्रोडक्ट जब एक एक लॉट में बनाएंगे तो उसे हम बैच बोलते हैं, और उस केस में जो कॉस्टिंग की मेथड लगती है वो बैच कॉस्टिंग कहलाती है, ठीक है। फिर जॉब कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्ट निकाली जाएगी हर एक जॉब के लिए। जैसे मान लो आप किसी शॉप पर गए और आपने बोला कि यार हमको एक स्पेसिफिक टाइप का गिफ्ट बनवाना है, ठीक बात है। तो जो दुकानदार होगा ना जब, या फिर जो बनाने वाला होगा, वो उस गिफ्ट के लिए अलग से कॉस्टिंग करेगा, हर जॉब के लिए अलग से कॉस्ट निकालता है वो, समझ रहे हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यार, कस्टमर को आपको गिफ्ट का कॉस्ट बताना है, हो सकता है वैसा गिफ्ट कभी दोबारा बने ही ना, या कोई और बनवाने ही ना है, समझ रहे हैं। तो जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि
आपको उस पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट निकालनी होती है। सो कॉस्ट इज डिटरमिन्ड फॉर ईच जॉब। और बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, कॉस्ट इज डिटरमिन्ड फॉर एंटायर बैच। और फिर अगर आपको पर यूनिट में चाहिए तो आप क्या करो, डिवाइड बाय कर दो बैच में जितनी यूनिट बनी उसमें। जैसे बैच की कॉस्ट है 10,000 रुपये और बैच में बनी 1,000 यूनिट, तो 1,000 यूनिट से डिवाइड कर दो तो 10 रुपये पर यूनिट आ जाएगा आपका कॉस्ट पर यूनिट, है ना। ठीक है, फिर क्या लिखा है, जॉब्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। करेक्ट बात है, हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती हैं, तो भाई हर जॉब अलग अलग है। जॉब्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं, एंड ईच जॉब इज यूनिक। ठीक है, बैच कॉस्टिंग में क्या है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ बैच आर होमोजीनियस एंड लैक ऑफ इंडिविजुअलिटी। भाई वो अलग अलग नहीं है, एक जैसे ही हैं, और जो बैच में बनेंगे वो तो मान के चलो कि पूरे ही सेम होने वाले हैं। छोटा मोटा कोई माइनर डिफरेंस हो तो एक अलग बात है, बाकी तो सब सेम ही रहते हैं। ठीक बात है, तो इनका कोई इंडिविजुअल नहीं बनाते, पर इनको एक एक नहीं बनाते बैच में, बैच में ही काम चलता है ना। ओके, तो जॉब कॉस्टिंग आपको क्या समझ में आया कि यार किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर, तो उसमें जो हम कॉस्टिंग की मेथड यूज़ करेंगे वो जॉब कॉस्टिंग है। अब बताओ जॉब कॉस्टिंग के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। उन्होंने बोल दिया, सुनना ध्यान से, उन्होंने बोल दिया कि एक कस्टमर है जो आपके पास आता है। सपोज़ एक कस्टमर आपके पास आया, ठीक है, और उसने कहा कि यार हमको एक गिफ्ट बनवाना है। ठीक है, गिफ्ट बनवाना है ऐसा कुछ, ठीक है, लो ये गिफ्ट है, शानदार ड्राइंग हो गई है ना, ये गिफ्ट है जो उसको बनवाना है। अब बोले आपको जॉब कॉस्टिंग से उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो ठीक है, देख लेना इसको बनाने में डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, और ओवरहेड हो सकता है उस दुकान में ओवरहेड उस पूरी शॉप के एक साथ दिए हों, उस मैन्युफैक्चरर या उस प्रोड्यूसर के ओवरहेड एक साथ दिए हों। तो इस गिफ्ट पर कितना ओवरहेड चार्ज करना चाहिए वो एक रीजनेबल बेसिस पे निकाल लेना और वो ऐड कर देना, तो यहाँ पर एक तरीके से टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। भाई इस गिफ्ट में मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, और ओवरहेड तो पूरा ओवरऑल लग रहा होगा, तो देख लेना इस गिफ्ट पर कितना चार्ज करना है। फॉर एग्जांपल आप ओवरहेड आवर्स के हिसाब से चार्ज करते हो, ठीक है, और इस गिफ्ट को बनाने में 6 घंटे लगे, तो जो टोटल ओवरहेड से डिवाइड बाई टोटल आवर्स इंटू 6 घंटे के ओवरहेड कहाँ आ जाएंगे, इस गिफ्ट पर चार्ज हो जाएंगे, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। इसमें क्या ऐड कर देना, प्रॉफिट ऐड कर देना, तो आपकी सेलिंग प्राइस निकल जाएगी, ख़त्म। सो जॉब कॉस्टिंग इज़ नथिंग बट अ जॉब कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट ही बनाना है आपको, बस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बनाओगे तो वो जॉब कॉस्ट शीट कहलाएगी, है ना, डन। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो अपना कोर्स फिनिश ही हो जाता है। अब क्या है, जो अपना जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक चैप्टर है जिसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो मैं शेयर कर दूंगा आपसे जल्दी, है ना। और इसके अलावा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो आप मुझे बताते जाना व्हाट्सएप पर, या अदरवाइज जैसे भी आप शेयर कर सकें आप करते जाना, तो मैं आपके लिए उनके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाते जाऊंगा। जैसे किसी आरटीपी या किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो उसके अलग से वीडियो बना देंगे, वीडियो शेयर कर देंगे, तो वो एकदम कंफर्टेबल काम हो जाएगा। बस अब आपके लिए प्रैक्टिस करना है और रिवीजन शुरू करना है धीरे धीरे, है ना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर एक चैप्टर का एक रिवीजन वीडियो बनाऊँ आपके लिए, लेकिन ये काम मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे अभी दूसरे टारगेट हैं जो फिनिश करने हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और भी चीज़ें हैं मेरे लिए। तो मैं थोड़े दिन बाद इसकी रिवीजन वीडियो बनाना शेयर करूँगा, तो आप एक वीडियो देखेंगे तो आपका काम होता चला जाएगा। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद से रिवीजन करना तो शुरू कर ही दें, ठीक बात है। हर चैप्टर की वीडियो मैंने शेयर करे ही है देखा जाए तो, है ना, तो आप वहाँ से पढ़ ही सकते हैं, कुछ डाउट हो तो पूछते जाना, ठीक है, ओके।